मैं डॉक्टर नरेंद्र झा अपने पिछले लेक्चर जिसमें हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात कर रहे थे, उससे आगे की बात जारी रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन से आर्थिक और कमर्शियल कारण थे। इंग्लैंड की वो कौन सी आर्थिक और कमर्शियल नीति थी जिसके चलते अमेरिका कॉलोनी के लोग युद्ध करने को तत्पर हुए। उसमें सबसे जो एक प्रमुख कारण था, मैंने आपसे तुरंत कहा है कि मदर कंट्री मानती थी, मतलब इंग्लैंड मानता था कि कॉलोनीज जो हैं वो मदर कंट्री के हित को साधने के लिए हैं। वो ये मान के चलते थे वो लोग कि मदर कंट्री जो है वो कॉलोनीज जो हैं वो मदर कंट्री के हितों को साधने के लिए हैं। तो एक जो कानून बनाया गया था, इसी क्रम में 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने एक कानून बनाया था जिसको नेविगेशन लॉज कहते हैं। नेविगेशन लॉज के हिसाब से इस बात का प्रयास किया गया कि कॉलोनीज के साथ जो व्यापार होता है उस व्यापार को रेगुलेट किया जाए, और इस कानून के हिसाब से कॉलोनीज के ऊपर ये उत्तरदायित्व था कि वो केवल अपने व्यापार के लिए ब्रिटिश जहाज़ों का ही इस्तेमाल करें। दूसरे देश के जहाज़ का या दूसरे देश के जो नाविक होंगे उनके द्वारा चलाए गए जहाज़ का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एसेंशियली कॉलोनीज़ को ब्रिटिश वेसल्स में ही अपने जिसको केवल ब्रिटिश सेलर्स ही चला सकते थे, उसी में उनको अपना व्यापार करना पड़ता था, अपने सामान को इधर उधर करना पड़ता था। तो एक दिक्कत ये थी। आप मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर आप ऐसा मानिए कि हम लोगों को दरभंगा से पटना जाना है और कहा जाए कि किसी एक ही कंपनी की बस में चढ़कर आप जा सकते हैं, तो वो कंपनी जो है वो बस कंपनी है या कोई दूसरा साधन अगर हो तो वो अपनी मर्जी से किराया तय कर सकेगा। अगर मोनोपोली हो जाए किसी भी क्षेत्र में किसी कंपनी की, तो वो अपनी मर्जी से किराया तय कर सकेगा। या किसी खास कंपनी के ही ट्रक से सामान भेजना हो या रेलवे से किसी खास रेलवे के माध्यम से ही सामान भेजना हो, किसी भी तरह से। तात्पर्य ये है कि अगर किसी भी कंपनी को कोई मोनोपोली का अधिकार मिल जाए तो उसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। तो इसी किस्म की बात थी। दूसरा जो एक नियम था वो ट्रेड लॉज, व्यापार संबंधी नियम था कि कॉलोनीज कुछ सामानों को केवल ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट कर सकते थे, जैसे टोबैको, तंबाकू, कॉटन, शुगर। ये सारी जो चीज़ें थी जो वो जिसको वो उपजाते थे या जिसका वो बनाते थे, वो चीज़ें सिर्फ इंग्लैंड को ही वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर किसी दूसरे देश से वो सामान मंगवाना चाहें तो उस पर बहुत हेवी इंपोर्ट ड्यूटी थी, बहुत ज़्यादा कर लगता था अगर वो मंगवाना चाहे कहीं से सामान। मतलब सामान भी उनको इंग्लैंड से ही मंगवाना पड़ेगा ऑफ नेसेसिटी। एक और प्रतिबंध था कॉलोनीज पर कि कॉलोनीज के लोग जो थे, उपनिवेशवासी थे, वो कुछ ऐसे उद्योगों को स्टार्ट नहीं कर सकते थे जिनमें इंग्लैंड आगे था। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आयरन वर्क्स नहीं कर सकते थे, वो टेक्सटाइल का उद्योग नहीं कर सकते थे। उनको मंगवाना पड़ता था इन चीज़ों को इंग्लैंड से। तो कुल मिला के ये सारी नीतियाँ जो हैं, नेविगेशन लॉज जो हैं, वो ट्रेड लॉज जो हैं, वो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के जो नियम थे, वो सारे नियम ऐसे थे कि कॉलोनीज के लोग जो थे वो उन्मुक्त अपने व्यापार का, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं कर सकते थे। एक और जो कारण जिसने कंट्रीब्यूट किया और बेहद महत्वपूर्ण कारण था, ये वो था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध चला 1756 से लेकर 1763 के बीच में। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे इस युद्ध में, बहुत सारे जो देश थे वो इसमें शामिल थे। इंग्लैंड और प्रशा एक तरफ,
खिलाफ में थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया वगैरह। तो ये वॉर जो था, ये युद्ध जो था, वो 4 जगहों पर लड़ा गया। समुद्र में लड़ा गया, यूरोप में लड़ा गया, अमेरिका में लड़ा गया, भारत में लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि इसमें फ्रांस की हार हो गई और फ्रांस का उत्तरी अमेरिका में जो प्रेजेंस था, उसकी जो उपस्थिति थी, वो ख़त्म हो गई। फ्रांस को कनाडा, जिसे आप जानते हैं, वहाँ से भगा दिया गया। तो अभी तक 13 जो कॉलोनीज थे वो इंग्लैंड के साथ इस वजह से भी थे क्योंकि उनको फ्रांसीसी खतरा लगता था। फ्रांस को वो लोग एक शत्रु के रूप में देखते थे, कैसे कॉलोनियल पावर के रूप में देखते थे जो शायद उनकी ज़मीन हड़प लेता या उन पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लेता। लेकिन फ्रांस की इस हार ने, जब वो फ्रांस का जो ये खतरा टल गया इन उपनिवेशों पर, तो उनकी हिम्मत बढ़ गई। अब उनको लगा कि वो अब इंग्लैंड से युद्ध कर सकते हैं या इंग्लैंड के पावर को वो लोग चुनौती दे सकते हैं। अच्छा, इस 70वें वर्ष का युद्ध का एक और असर हुआ कि ये बूम का पीरियड था। बूम का पीरियड था कि युद्ध को चलाने के लिए, युद्ध करने के लिए बहुत सारे सामानों की ज़रूरत पड़ती है। तो मज़दूर चाहिए होते हैं, कारीगर चाहिए होते हैं, तो उनके वेजेस बढ़ गए, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, सामानों के अच्छे दाम मिलने लगे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत घट गई, तो स्लम्प आ गया, मतलब आर्थिक मंदी जैसी आने लगी। और यही वो समय था, जब आर्थिक मंदी आ गई तो यही वो समय था कि इंग्लैंड ने इन 13 कॉलोनीज़ पर अपना जो शिकंजा था उसको कसने का प्रयास शुरू किया, क्योंकि इंग्लैंड की जो सरकार थी वो कर्ज में आ गई थी और ये एक महत्वपूर्ण कारण था। और यही वजह थी जो आपको अमेरिकन क्रांति या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो इमीडिएट कॉजेज़ थे उसको ये सप्लाई करती है, इमीडिएट जो कॉज था उसका। और ये जो संघर्ष की शुरुआत हुई, इस वक्त जॉर्ज III वहाँ का शासक था। 1760 से 1820 का पीरियड है वो, और उसने अपने देश को, मतलब इंग्लैंड को, एक बहुत ही डिज़ास्ट्रस वॉर में झोंक दिया। वो कैसे हुआ ये समझना हम लोग को। सबसे पहले तो जो कुछ कानून थे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, वो कानून पहले से थे, अब उनको ज़्यादा रिगरसली लगाया जाने लगा, इन्फोर्स किया जाने लगा। मान लीजिए किसी सामान के आयात या निर्यात पर प्रतिबंध था और सरकार अगर उस कानून का बहुत सख्ती से पालन नहीं करवा पा रही थी तो उपनिवेशवासियों को उस कानून को तोड़ने में बहुत कठिनाई नहीं होती थी। तो लेकिन जब सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी तो अब नई कठिनाई पैदा होने लगी। कानून पहले से थे, उनको अब सरकार ने बहुत कठोरता से लागू करना शुरू किया। एक तो ये हुआ। फिर एक कानून पहले भी पास किया गया था, 1733 में छोआ कानून पास किया गया था। ठीक है, छोआ का जो आयात करना होता था, तो छोआ जो था वो अमेरिकन कॉलोनीज़ के पास जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थे वहाँ पर छोआ सस्ते दाम में मिल जाता था, तो अमेरिकन लोग वहीं से इसका आयात कर लेते थे, वहीं से इसको मंगवा लेते थे। तो इसीलिए ये कानून बनवाया भी गया था। और ये था कि अगर आप फ्रेंच कॉलोनीज़ से मंगवाएंगे छोआ तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट आप मत करवाइए, इसका आशय ये था। अब जो था लेकिन बड़े पैमाने पर स्मगलिंग होती थी, तो लोग को, उपनिवेशवासियों को ये बात बहुत अखरती नहीं थी। लेकिन अब जब रिगरसली, कठोरता से कलेक्ट किया जाने लगा और बंदरगाहों पे पदाधिकारियों की नियुक्ति होने लगी कि वो चेक करें और टैक्स वसूलें अगर छोआ कहीं बाहर से आता है तो ये बात उपनिवेशवासियों को अखरने लगी, स्वाभाविक रूप से अखरने लगी उनको। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध में जब फ्रांस को इंग्लैंड ने हरा दिया तो इसका नतीजा ये हुआ कि मिसिसिपी के पूरब के इलाके पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया, मतलब कॉलोनीज, इंग्लिश पावर का कब्जा हो गया वहाँ पर। अब 1763 के बाद जब स्लम्प आ गया वहाँ की इकॉनमी में,
तो बहुत से लोग उस इलाके में मतलब पश्चिम की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। वो इलाका उस इलाके की तरफ बढ़ना चाहते थे क्योंकि इंग्लैंड की सरकार को लगता कि वहाँ पर रहने वाले जो मूल निवासी हैं, जिनको रेड इंडियंस के नाम से हम लोग जानते हैं, शायद वो लोग विद्रोह कर देंगे अगर ये उस इलाके की तरफ बढ़े। तो इंग्लैंड की सरकार ने 1763 में ग्रेनविले प्रोक्लेमेशन के हिसाब से इन कॉलोनीज पर प्रतिबंध लगा दिया कि वो आप वेस्ट की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक प्रतिबंध वो लग गया प्रोक्लेमेशन के माध्यम से। दूसरा ये हुआ कि 7 ईयर्स वॉर में अभी तुरंत हमने बताया कि इंग्लैंड का बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया था, तो इस पर कर्ज ज़्यादा हो गया था और अब इसको पैसे की ज़रूरत थी। अब फ्यूचर में फ्रांस के खतरे से या रेड इंडियंस के खतरे से बचने के लिए सरकार ने यह भी तय किया कि वहाँ पर एक 10,000 की एक सेना कायम की जाए, 10,000 सिपाहियों की एक सेना कायम की जाए। और इंग्लैंड की सरकार चाहती थी कि कॉलोनीज़ के लोग इसका जो खर्च है, इस सेना के निर्माण का, इसको मेंटेन करने का जो खर्च है, उसका एक हिस्सा कॉलोनीज़ के लोग भी दें। तो इस पैसे की उगाही के लिए इंग्लैंड की संसद ने एक स्टैंप एक्ट पारित किया, स्टैंप एक्ट। और ये डायरेक्ट टैक्स लागू करने का प्रयास किया गया कॉलोनीज के ऊपर। ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे उनको वैलिड बनाने के लिए स्टैम्प्स लगने ज़रूरी थे। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प लगना पड़ता था, तो ड्यूटी देनी पड़ती थी, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। और ये जो सरकार का कदम था, ये जो स्टैम्प एक्ट था, इससे कॉलोनीज़ के हर सेक्शन के आदमी जो थे वो बेहद नाराज़ हो गए और उन लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया। बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह होने शुरू हुए। जो टैक्स कलेक्टर्स जो थे, जो टैक्स की वसूली करते थे, उसमें से बहुतों को मार दिया गया। और कॉलोनी के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंग्लैंड को उन पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है इन कॉलोनीज़ का। आपने एक हम लोगों ने बात अभी तुरंत की थी जब फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा कर रहे थे कि अमेरिकी जो क्रांति थी उसका एक बहुत बड़ा योगदान था कि उसने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी संसद में या किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में अगर किसी समूह का प्रतिनिधि नहीं होगा तो उस संसद को या उस लेजिस्लेटिव बॉडी को उस व्यक्तियों के समूह पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये एक्ट पारित कर दिया गया। उसके बाद से ग्रेनविले के बाद से रॉकिंघम बने नए प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा कि स्टैम्प एक्ट ने तो बहुत टेंशन क्रिएट कर दिया, तो उन्होंने इसको रिपील कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दूसरी घोषणा जारी कर दी जिसको डिक्लेरेटरी एक्ट बोलते हैं 1766 में, और उसमें उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि इंग्लैंड की संसद को टैक्स लगाने का अधिकार है कॉलोनीज पर। फिर नई सरकार आई, वहाँ पर जो चांसलर थे टाउनशेंड, उन्होंने कुछ कंज्यूमर गुड्स पर जैसे पेपर, ग्लास, टी और पेंट पर नए टैक्स लगा दिए। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि उनके पास अपने असेंबलीज हैं, अब जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, और इन असेंबलीज को ऊपर उनके ऊपर टैक्स लगाने का हक है। तब फिर लॉर्ड नॉर्थ जो नए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारे टैक्सेस हटा दिए, लेकिन चाय पर जो टैक्स था वो उन्होंने फिर भी नहीं हटाया। अब कॉलोनीज़ ने चाय जो आयात होता था उसको अनलोड करने का फैसला किया, अनलोड नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने उसको उतारने का, ज़मीन पे लाने का करने से इनकार कर दिया। दे रिफ्यूज टू अनलोड टी।
और इसी क्रम में 1773 में आपने सुना होगा बॉस्टन टी पार्टी का नाम की चर्चा सुनी होगी आपने। बॉस्टन ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय लाई थी इंपोर्ट करके, तो बहुत सारे जो कॉलोनी के लोग थे उन जहाज़ों पर चढ़ गए रेड इंडियंस का रूप लेकर, और उन्होंने बहुत से चाय के जो बक्से थे उनको पानी में फेंक दिया। अब नतीजे में बॉस्टन का जो पोर्ट था उसको क्लोज कर दिया गया और ट्रेड रोक दिया गया। बॉस्टन का पोर्ट को क्लोज कर दिया गया और ट्रेड रोक दिया गया। बॉस्टन की जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी उसको छीन लिया गया। अब इसके बाद तो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलने लगा। 13 कॉलोनीज़ के जो प्रतिनिधि थे वो फिलाडेल्फिया में मिले 1774 में, द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। और इस कांग्रेस ने, इस बैठक ने, इस जो बैठक थी, ये समूह जो था कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, इसने इंग्लैंड के राजा से ये अपील की कि सारे रिस्ट्रिक्शंस जो उद्योगों पर हैं और ट्रेड पर हैं उनको हटा दिया जाए और उनके ऊपर कोई नया टैक्स बगैर उनकी सहमति के नहीं लगाया जाए। ये बहुत वाजिब मांग थी जो इन उपनिवेश के प्रतिनिधियों ने किए थे इंग्लैंड की सरकार से, इंग्लैंड के राजा से, कि आप हमारे ऊपर, हमारे जो उद्योगों पर और हमारे व्यापार पर जो भी प्रतिबंध लगाए हैं आपने, उनको हटा दीजिए और भविष्य में बगैर हमारी सहमति के हम पर कोई टैक्स नहीं लगाए। लेकिन इंग्लैंड की जो सरकार थी, राजा ने कहा कि उनका एक्शन जो है वो म्यूटिनी है, वो विद्रोह की बू देता है, और अपने सिपाहियों को, अपने ट्रूप्स को आदेश दिया कि इसका दमन कर दिया जाए। ये जो उभरता हुआ जो विद्रोह होने वाला था या हो रहा था उसका दमन कर दिया जाए। और इसी क्रम में 1775 में लेक्सिंगटन में एक कॉलोनीज़ की उपनिवेशवासियों की जो एक मिलिशिया थी उसमें और ब्रिटिश ट्रूप्स में एक संघर्ष की शुरुआत हो गई। फिर 4 जुलाई 1776 को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई गई और इस सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट कर लिया। और इसमें इसने कहा, ये महत्वपूर्ण है, आपको बता दें कि 4 जुलाई अमेरिका का वो, जिसको आप राष्ट्रीय दिवस, आज़ादी के दिवस के रूप में समझते हैं, वो 4 जुलाई है अमेरिका में, अभी तुरंत बीता है। और इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा गया कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, हर आदमी बराबरी के साथ वो क्रिएट किया गया है, इक्वल राइट्स के साथ क्रिएट किया गया है। All men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these rights are life, liberty and pursuit of happiness। अब क्या कह रहे हैं कि जो उनके क्रिएटर हैं, ईश्वर, हम ईश्वर भगवान समझें, वो उनको कुछ ऐसे अधिकारों के साथ उनका निर्माण करते हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो उनसे छीने ही नहीं जा सकते, किसी भी परिस्थिति में उनसे ये अधिकार नहीं छीने जा सकते। और वो कौन से अधिकार हैं जिनको लेकर हर व्यक्ति पैदा होता है? वो है लाइफ का अधिकार, जीने का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और हैप्पीनेस को परस्यू करने का अधिकार, खुशी को परस्यू करना है, खुशी हासिल करने का प्रयास करना है हमको। ये अधिकार हैं जिनके साथ हर व्यक्ति पैदा होता है। ये अधिकार किसी भी हालत में किसी से नहीं छीने जा सकते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन था, इसी किस्म के डिक्लेरेशन की बात फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी की गई थी। तो ये इस डिक्लेरेशन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि सत्ता का जो स्रोत है वो लोग होते हैं। पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, एनी ऑथोरिटी, एंड
It affirmed the people's right to set up their own government. कोई भी जो अथॉरिटी जो अधिकार क्लेम करती है वो उसका जो अल्टीमेट सोर्स है, अंतिम जो स्रोत है वो लोग हैं, और लोगों को ये हक होता है कि वो अपनी सरकार स्वयं स्थापित करें। डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया कि अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन की सरकार ने दबाया है, और ये यूनाइटेड कॉलोनीज़ जो हैं वो हैं और उनको अधिकार है फ्री और इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का। तो ये बेहद महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन था, और ये महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका 1776 से ही अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मनाता है। अभी अमेरिकन कॉलोनीज़ जो थे उन्होंने कोई ऐसा युद्ध शुरू भी नहीं किया था, कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई का कोई निर्णय नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड हार चुका था और मैदान छोड़कर भाग चुका था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अमेरिकी लोग जो हैं वो 1776 के 4 जुलाई से ही अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मनाते हैं। हम लोगों ने अभी तक अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कारणों पे बात की है, तो ढेर सारे कारणों पर हम लोगों ने बात कर ली है। आर्थिक कारणों पर बात कर ली है, जो राजनीतिक कारण थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो अब्यूज़ से भरा हुआ था, फिर मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, उसने भी कंट्रीब्यूट किया। तो बहुत से कारणों के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। लेकिन इस क्रांति के पीछे कुछ इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ भी काम कर रहे थे, उसके पीछे एक बौद्धिक पृष्ठभूमि भी थी और उसका भी एक योगदान था। बहुत सारे ग्रुप थे वहाँ पर जो इंग्लैंड के खिलाफ थे, उन लोगों ने संगठन का निर्माण किया था, सन्स ऑफ इंडिपेंडेंस, डॉटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर बहुत सारे थिंकर्स जो थे, जैसे सैमुअल एडम्स था, उसने लोगों को, कॉलोनी के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि मदर कंट्री जो है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका शोषण कर रही है। फिर टॉमस पेन थे जिन्होंने एक कॉमन सेंस नाम की पुस्तक लिखी, पैम्पलेट जैसा समझिए आप उसको, 1776 में, जिसने उसने कहा कि ये बहुत तर्क से परे बात लगती है कि एक आइलैंड एक कॉन्टिनेंट को रूल करे। आपको मालूम है कि इंग्लैंड आइलैंड था और अमेरिका जो है वो महादेश है। तो ये बात, इट वॉज repugnant to reason to suppose the rule of continent by an island। तो एक बौद्धिक पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी थी, लोग तैयार थे, इंटेलेक्चुअली तैयार थे, बौद्धिक रूप से तैयार थे कि मदर कंट्री की सत्ता को, इंग्लैंड की सत्ता को वो वहाँ चुनौती दें, और वो कॉन्फिडेंट भी थे, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर स्ट्रेंथ। वो कॉन्फिडेंट भी थे कि वो सफलतापूर्वक वो चुनौती दे सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।